हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का खान जीएस रिसर्च सेंटर का केमिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और क्लास के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पदार्थ से शुरुआत करते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण। क्या है? पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला भौतिक के आधार पर, दूसरा रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? ठोस, द्रव, गैस, 3 आधार में। ठीक है। और रासायनिक के आधार पे 2, शुद्ध और अशुद्ध मिश्रण। शुद्ध को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तत्व, यौगिक। ठीक है। और तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? धातु, अधातु, उपधातु। धातु उपधातु का जो बीच का होता है, दोनों का गुण पाया जाता है, उपधातु कहते हैं। ठीक है। और यौगिक का 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और कार्बनिक। और देखिए अब बचा है अशुद्ध मिश्रण। अशुद्ध मिश्रण में क्या आ जाएगा? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। तो ठोस। ठोस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा। द्रव किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, जैसे पानी, डीजल। यहाँ सॉरी पानी रहेगा, क्या रहेगा? ये जो है ना, यहाँ पानी रहेगा, पानी। ठीक है। क्या रहेगा? पानी। और गैस। गैस जो पदार्थ है जिनका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। आप जिस बर्तन में इसको रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। ठीक है। और आयतन भी वही और आकार भी उसी का हो जाएगा और आयतन में भी क्या होगा? लिक्विड के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है। संपीड़ित हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन, मीथेन, गैस, गोबर। रिमार्क: त्रिक बिंदु वैसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो बर्फ क्या है? ठोस है। ठीक है। और इसे ताप देंगे तो किसमें बन जाएगा? जल में। ठीक है। और जल को पुनः हम ठंडा करेंगे तो किसमें बन जाएगा? ठोस में। ठीक है। देखिए, अगर हम मतलब उष्मा देंगे इसको, बर्फ को, तो मतलब ताप, मतलब इसको जब हम ताप पे गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? पहले तो मान लीजिए ताप का मतलब कि थोड़ी सी उष्मा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा, तो फिर तो ये गैस हो जाएगी। तो क्या ताप देने पर ये पिघलने लगता है तो जल हो जाती है, और फिर क्या होता है? द्रव हो जाती है। फिर हम इसे ठंडा करेंगे तो बर्फ का रूप ले लेगी। ठीक है। और द्रव में फिर द्रव जो होता है, मान लीजिए पानी को आप गैस पे रख देंगे और उस पे धीमी आंच पे मतलब जब वो खौलने लगता है तो क्या होता है? उसमें से आप देखते होंगे कि पानी की जो भी बर्तन में, जिस बर्तन में आप रख के खौलाएंगे ना, उसमें देखिएगा 5-10 मिनट के बाद पानी कम होने लगता है। तो वो पानी कहाँ गए? तो वाष्प गैस के रूप में होने लगते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है। और ठंडा करेंगे तो फिर किस रूप में आ जाएगा? द्रव के रूप में। द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस के रूप में। ठीक है। पदार्थ के तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। घनत्व बराबर ठोस, द्रव, गैस। आणविक आकर्षक बल बराबर ठोस, द्रव, गैस। पर गैस प्रसार में गैस सबसे ज़्यादा है, फिर द्रव है, फिर ठोस है। ठोस न के बराबर प्रसारित होता है। ठीक है। अब विचरण में क्या होगा? गैस ज़्यादा है, फिर द्रव है, फिर ठोस है। गतिज ऊर्जा में गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है ज़्यादा तेज होती है, द्रव का उससे, और ठोस का स्लो होता है, मतलब न के बराबर होता है। आंतरिक और स्थान। ठीक है। तो इसमें गैसों में जो अंतरा आणविक स्थान, मतलब क्या होता है? इसके अणु जो होते हैं ना, काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है। द्रव में थोड़ा और नज़दीक होते हैं और ठोस में बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं। ठीक है।
इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और व्यवस्थाएं होती हैं, जिससे प्लाज्मा कहते हैं और बोश आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसे चौथी अवस्था होती है। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था? चौथी। इसमें ऊर्जा ताप परमाणु आयनित होकर गैस अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान और उज्ज्वलित होते हैं। सूर्य तथा तारे ईंधन प्लाज्मा के अवस्था के कारण। सूर्य और तारे क्या है? ईंधन अवस्था के कारण होती है। ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। ठीक है। बोन आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठीक है। द्रव पदार्थ है, आप लोग पता है। द्रव्य डज नॉट इक्वल टू द्रव। ठीक है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं और द्रव लिक्विड होती है। ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक से। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी भारतीय विज्ञान कणराद ऋषि ने दिया था। ठीक है। किसने दिया था? तो कणराद ऋषि ने दिया था। फिर जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी। पहली बार उन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। किसे? जॉन डाल्टन को। इन्होंने एटम परमाणु शब्द लिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। आधुनिक समय में डाल्टन इस सिद्धांत को काट दिया गया। आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया। परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसोन, पाई मेसोन ईटीसी से तोड़ा गया। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। मौलिक कण, मूल कण। ठीक है। वैसे कण जिनका किसी अन्य कण से नहीं हुआ है, वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल कण कहेंगे। मूल कण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अस्थायी और अस्थायी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण है। मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन ईटीसी अस्थायी मूल कण है। परमाणु का आकार किसका होता है? गोलाकार होता है, जिसके बाहर वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र में को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धनवैशित होता है। परमाणु कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि यह नाभिक के बाहर रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियन है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि ये नाभिक के बाहर रहता है। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। परमाणु की त्रिज्या बराबर 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम होगा। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी एफ में मापते हैं। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी एफ में मापते हैं और परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। याद रखिएगा। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁵ मीटर 1 फर्मी होता है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 मतलब कि 10⁵ गुना अधिक होता है। ठीक है। गुना होगा, गुणा नहीं होगा। देखिए ये क्या है? नाभिक है। इसके जो किनारे किनारे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और इसको जो अभी बताया ना, त्रिज्या क्या होती है? नाभिक त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है। ठीक है। अब परमाणु मॉडल देख लेते हैं। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत भी कहते हैं। किसने माना था? तो जे जे थॉमसन ने। इनके अनुसार तरबूज का इनके अनुसार एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, जैसे आप लोग अच्छा आसानी से देख सकेगा, मुझे भी पढ़ाने में सुविधा होगी।
इनके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। इस मॉडल में अल्फा परिकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को क्या कहते हैं? अल्फा परिकीर्णन। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा कण को निकाला था और सोने की पतली परत से क्या पर प्रहार कराया था, ठीक है, और निम्नलिखित जानकारियां दी थी। तो ये रहा सोने की परत और अल्फा कण निकल रहे हैं और ये जो बमबारी हुई है वो देखिए, ठीक है। अधिकांश अल्फा कण सोने के चादर के आर पार कर गई। जैसे देखिए ये आर पार कर गई, ठीक है, आर पार कर गई। और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है, तो खोखला जो था उससे क्या हुआ? आर पार कर गया और अल्फा किरणों परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर तिरछा निकल गई। देख रहे हैं अल्फा की जो मध्य भाग है ना, जो बीच की भाग है, उससे क्या हुई? थोड़ी सी तिरछा निकल गई, ठीक है। और ये देखिए तिरछा। और उन्होंने कहा कि मध्य भाग क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। परमाणु के मध्य भाग क्या होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। 20,000 में से अल्फा रे मतलब अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिनमें नाभिक जिसे उन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा, मतलब उसका नाम नाभिक दिया। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु नाभिक में प्रोटॉन जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर का चक्कर लगाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अतः इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन करेगा, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को क्या बताया? अस्थायी बताया। अब देखते हैं बोर-बॉरी मॉडल। इसे नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था बोर-बॉरी मॉडल? नील्स बोर ने दिया था। इनके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में आ जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से किसमें? उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और इस तरह अर्थात उसकी ऊर्जा इस तरह बढ़ जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, अर्थात वह उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी आती है। जब नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो फिर जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी आएगी। और जब वो नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है तो क्या करता है? तो निम्न से उच्च कक्षा में जाता है, तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। जब ग्रहण करता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। आप लोग को समझ में आया ये टॉपिक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
कण, खोजकर्ता, द्रव्यमान और आवेश। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, 1897 में। इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 मल्टीपल 10⁻31 kg होता है। इसका आवेश -VE होता है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने क्या 1919 ईस्वी में 1.6725 मल्टीपल 10⁻27 kg होता है। और प्लस, इसमें प्लस होता है। ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश मतलब चार्जेस होते हैं। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। गोल्ड इसका द्रव्यमान देख लेते हैं 1.6, लगभग दोनों का द्रव्यमान लगभग मतलब मिलता जुलता है, बहुत लगभग बराबर नहीं है लेकिन लगभग सेम है। 1.6 और 748 पर 10⁻27 kg। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897 में किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन 1919 में किया था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किया और इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड किरण भी। निरपेक्ष द्रव्यमान इसका कितना होता है? 9.1 मल्टीपल 10⁻31 kg होता है। 10⁻31 kg होता है। सापेक्षिक द्रव्यमान रिलेटिव मास कितना होता है? 0.0054 लगभग जीरो के बराबर। आवेश कितना होता है? -1.6 मल्टीपल 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में 1/1837 या 1/1 होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। mu का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। mu का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान की इकाई। कार्बन 12 के द्रव्यमान C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 mu कहते हैं। कार्बन के 12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? 1 mu। इसे किससे व्यक्त की जाती है? U से। ठीक है। 1 mu बराबर 1.66 10⁻27 kg होता है। अब चलिए देख लेते हैं प्रोटॉन को। प्रोटॉन P/H। इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन को कौन सी किरण कहते हैं? कैथोड रे कहते हैं। ठीक है। और प्रोटॉन को एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड है, प्रोटॉन एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्ड स्टीन ने किया और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने किया था। जबकि इसका नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने। सापेक्षिक द्रव्यमान 1.0072 mu होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान 1.6725 मल्टीपल 10⁻27 kg होता है। आवेश इसमें प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्लस चार्ज होता है। आप लोग को अभी पर जस्ट पढ़े हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। ठीक है। तो आवेश कितना होता है? +1.6 मल्टीपल 10⁻90 कूलम होता है। ठीक है। रिमार्क्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है किंतु इनकी प्रकृति विपरीत होती है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है, लेकिन इनके प्रकृति क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने किया था? चैडविक ने। इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इसी कारण इसकी खोज में अधिक समय लगा था। इसकी द्रव्यमान देख लेते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान 1.6748 मल्टीपल
27 kg। मैंने जो ये इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो मैंने बताया था लगभग बराबर की, तो मैंने याद करने के लिए बताया था, ठीक है, जैसे आप लोग को याद रहे। सापेक्षिक द्रव्यमान इसका कितना होता है, 1.0086 MU होता है। आवेश जब कोई चार्जेस ही नहीं होता है तो ये क्या होगा, जीरो होगा। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। रिमार्क, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण दिखने लगता है। न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसकी खोज पाउली ने, सॉरी न्यूट्रिन है, और मिस्टेक हो गया, न्यूट्रिन है। इसकी खोज किसने की थी, पाउली ने किया था। इसका द्रव्यमान आवेश दोनों शून्य होते हैं, ठीक है। इसका द्रव्यमान और आवेश, न्यूट्रॉन न्यूट्रिन समझ में आ गया। और मेसोन की खोज किसने की थी, क्यूबा ने किया था। क्यूबा नामक वैज्ञानिक ने मेसोन की खोज की थी। बोसोन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया। बोसोन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। पॉजिट्रॉन की देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन E पर प्लस, यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। इसकी खोज एडर्सन ने किया था। किसने किया था, एडर्सन ने। निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 मल्टीपल 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। आवेश प्लस 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। जब दो एंटी पार्टिकल प्रतिकरण एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जब दो एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, इसकी खोज मोसले ने किया था। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था, मोसले ने। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक को किसे प्रदर्शित करेंगे, जेड से। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होगी ना, हम उसे क्या कहेंगे, परमाणु का क्रमांक या परमाणु संख्या कहेंगे, ठीक है। और यह हमेशा पूर्णांक में ही आता है, मतलब पूर्णांक में ही आएगा। परमाणु का क्रमांक जेड बराबर कितना होता है, प्रोटॉन पी होता है। नोट देख लेते हैं। नोट, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहती हैं। मतलब कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भले ही बराबर हो, ठीक है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये परमाणु के बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नाभिक में उपस्थित होता है। किसी उदासीन परमाणु के लिए जेड बराबर पी बराबर इक्वल ई, ठीक है, जेड बराबर पी बराबर बराबर पी बराबर ई। एग्जाम्पल में सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। आइस की और जो भार होती है वो 23 होती है। जेड बराबर कितना है, परमाणु संख्या कितनी है इसकी, 11 है। प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। अब पोटेशियम का देख लेते हैं। इसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। इसकी परमाणु क्रमांक 19 होती है। और फिर देखिए जेड बराबर कितना दिया है, 19, पी बराबर 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19 है। यू देख लीजिए 79, 196, ठीक है। इसकी परमाणु भार 196 है। अब परमाणु संख्या 79 है। जेड बराबर 79 जो संख्या है, पी बराबर 79, इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताया है ना, वो भी 79 है। आयनों के लिए परमाणु क्रमांक, आयन पर भी परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता, किंतु आयन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु के समान नहीं होते। आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर जेड प्लस माइनस आवेश, धनायन के लिए माइनस आवेश और ऋणायन के लिए प्लस आवेश, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। मैग्नीशियम का पे डबल प्लस चार्जेस है और इसका परमाणु
क्रमांक कितना है 12, परमाणु भार 24 और जेड इसकी परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 12 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 माइनस 2 बाई बराबर 10। और फिर एल्युमिनियम को देख लेते हैं, इसमें चार्जेस कितने हैं 3, ठीक है, धनात्मक चार्जेस 3 है। और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, परमाणु भार कितना होता है 26। जेड बराबर पी बराबर 13, ई बराबर क्या 13 में से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें 3 क्यों माइनस करेंगे, वहाँ 2 क्यों माइनस किएगी, क्योंकि वहाँ 2 प्लस चार्जेस थे ना, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं 1 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी परमाणु क्रमांक कितना है 13 है। तो जो चार्जेस आवेश है ना जो बढ़े हैं उसको क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए मतलब प्लस है तो क्या करेंगे घटाएंगे, और माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे। प्लस है तो हमने घटाया, माइनस रहता तो हम जोड़ते। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 और परमाणु भार 16, ठीक है। तो जेड इसकी परमाणु संख्या कितनी है 16 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है 8 है, ठीक है। तो फिर क्या लिखा है जेड बराबर, देखिए जेड बराबर पी बराबर 8। अब फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने की जब बारी आई है तो क्या किया है 8 जो परमाणु क्रमांक है ना इसका 8, और प्लस जो इसमें माइनस चार्जेस 2 लगे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे जैसा कि मैंने बताया जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो हमारा 10 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्लोरीन का, इसका परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35, इसमें कितने चार्जेस हैं 1, तो इसमें से 1 माइनस 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा 1 आवेश जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या की को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान ए बराबर n प्लस पी बटे में जेड, ए बराबर एन प्लस जेड। इस आधार पर न्यूट्रॉनों की संख्या ए माइनस जेड बराबर एन। एन क्या है देखिए एन न्यूट्रॉनों की संख्या है और जेड परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु की संख्या है, ठीक है। एन बराबर ए माइनस जेड, ठीक है। रेडियो एक्टिव इक्वल बराबर एन बटे में मतलब न्यूट्रॉन बटे में प्रोटॉन ग्रेटर देन कितना है 1.5। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक सॉरी परमाणु संख्या कितना है एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कह लीजिए परमाणु क्रमांक, ठीक है। एक मिनट, परमाणु क्रमांक कह लीजिए परमाणु संख्या, दोनों को एटॉमिक मास दोनों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं जेड से, दोनों सेम है। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है ए है, द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका n बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस जेड। तो हम क्या करेंगे द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 26 और ये दिया है 13 बराबर कितना बचेगा हमारा 13, ठीक है। समझ में आ रहा है। जेड बराबर पी बराबर 13, ए बराबर भी 13, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा सोडियम 11 होता है, इस पे चार्जेस 1 होते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर दिया है ना फार्मूला ए माइनस
जेड। ठीक है, तो जो चार्जेस हैं उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 है तो 1 घटाएंगे, या 2 प्लस रहता है 2 प्लस घटाते हैं, 3 प्लस रहता है तो 3 प्लस घटाते, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 11 में से कितना 1 माइनस करेंगे 10 बचेगा। यहाँ 12 मैग्नीशियम का 12 होता है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 माइनस 2 कर देंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10 बचेगा। चलिए ये सब आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे। एल्युमिनियम पे देखिए हमने जैसे समझाया, कितने चार प्लस हैं, 3 प्लस हैं। कितने प्लस हैं, 3 प्लस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारा कितना बचेगा 10। ठीक है, 10 नियॉन, नियॉन पे कोई चार्जेस नहीं है तो इसका माइनस नहीं करेंगे। और ये मेथेन है, इस पे कोई चार्जेस नहीं है तो इस पे भी हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, समस्थानिक आइसोटॉप्स, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या अलग हो, समस्थानिक कहते हैं। क्या कैसे पदार्थ को कहेंगे, वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, किंतु द्रव्यमान संख्या जो है ना वो अलग है, अलग अलग हो, तो वैसे को क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1H1, और फिर 1H2, 1H3 समस्थानिक। पोलोनियम PO के होते हैं, इसमें 27 समस्थानिक होते हैं। इसके कितने समस्थानिक होते हैं, 27 समस्थानिक। न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। ये क्या है, प्रोटियम है, ये क्या है, ड्यूटेरियम है, और ये क्या है, ट्राइटेरियम है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, यूरेनियम, कार्बन। ठीक है, समस्थानिकों का उपयोग हम देख लेते हैं डायरेक्टली, हमने इसको समझा चुका है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं बाद में फिर से समझा दूंगी। समस्थानिक का उपयोग देख लेते हैं। कार्बन 14 C14 का उपयोग जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने किया जाता है। कार्बन 14 का यूज कहाँ करेंगे, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए, कितना पुराना है तो इसकी हम जांच के लिए कार्बन 14 का। यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर आई दिया 131, इसका घेगा के उपचार में किया जाता है आयोडीन का। फी का 59 सॉरी हाँ 59 है, प्रयोग एनीमिया नामक रोग में करते हैं। आर्सेनिक का यूज 74 है, इसका प्रयोग ट्यूमर के इलाज के लिए करते हैं। कोबाल्ट है 60 है, इसका यूज कैंसर के इलाज में करते हैं। सोडियम का रक्त का थक्का बनाने के लिए करते हैं। सोडियम का यूज कहाँ करते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए। संभारी किसे कहते हैं, आइसोबार। वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारी कहलाते हैं। समभारी किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो। समस्थानिक में क्या था, समस्थानिक में क्या था, परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु का द्रव्यमान था वो अलग अलग था। ठीक है, उसे हम समस्थानिक कहते थे। लेकिन यहाँ द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे समभारी कहते हैं। जैसे कार्बन का कितना होता है 16, और इसकी द्रव्यमान संख्या 14। ठीक है, और नाइट्रोजन का 7, द्रव्यमान संख्या 14। ऑर्गेनिक का 18, द्रव्यमान संख्या 40। 20 होता है कैल्शियम का, द्रव्यमान भी इसका 40 होता है। ठीक है, तो सेम है ना, ये द्रव्यमान जो है सेम है। ठीक है, इसका भी, और इसका इससे ऑर्गेनिक का कोबाल्ट से, कार्बन का नाइट्रोजन से, तो हम इसे क्या कहेंगे, समभारी कहेंगे।
सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स वैसे तत्व जिनकी न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन 14, ऑक्सीजन 16। ठीक है, n बराबर 8, n बराबर 8। ठीक है, फिर 1 हाइड्रोजन 3, फिर 2He हीलियम, n बराबर 2, n बराबर 2। ठीक है, जैसे 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। दोनों में 8 आ रहा है ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। इसमें भी दूसरा हम देख लीजिए, 3 में से -1 करेंगे 2 बचेगा, 4 में से -2 करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या समान है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, पोटेशियम, सॉरी 15 दिया है ना, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 31। तो इसमें भी 31 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16। और ये इसमें भी सल्फर है, इसमें भी अगर 16 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। ठीक है, कक्षा या ऑर्बिट या कोश शेल दोनों सेम होते हैं। कोश कह लीजिए या कक्षा कह लीजिए, ऑर्बिट कह लीजिए या शेल कह लीजिए। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे वृत्तीय पथ की कक्षा ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का नाम क्या क्या देते हैं, के, एल, एम, एन। ठीक है, क्या क्या नाम देते हैं, के, एल, एम, एन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। ये रहा के, एल, एम, एन कोश या कक्षा के नाम है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में नाभिक में होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन गोलाकार मतलब सर्कल जो होता है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, उसे वृत्तीय पथ को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं के, एल, एम, एन से। चलिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक बाद में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।